हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th कोर्स बी स्पर्श के जो पद्य भाग है उसका एक नया चैप्टर जो इस वर्ष हमारे पाठ्यक्रम के अंदर ऐड हुआ है। पिछले को 2-3 साल 4 वर्ष पहले इस टॉपिक को हटा दिया गया था, तो आज हम उसी टॉपिक को ले रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जिस उस कविता के कवि है, गीत अगीत हमारे पाठ्यक्रम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, और निश्चित तौर पर इसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो बनने लायक हैं। तो इसका बहुत शॉर्ट रिवीजन हम करेंगे आज इस वन शॉट वीडियो के माध्यम से। तो लेट्स देखते हैं। हिंदी कक्षा 9वीं कोर्स बी का ये जो चैप्टर है गीत अगीत, जैसा कि हमारे टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि यहां पर गीत यानी जो गाया जा रहा हो, अगीत मतलब जो गाया नहीं जा रहा लेकिन फिर भी अनुभव किया जा रहा है। और कवि ने इस कविता के माध्यम से, इस कविता में हमारे पाठकों से प्रश्न किया है कि गीत और अगीत इन दोनों में से इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है? क्या गीत की इंपॉर्टेंस ज्यादा है जो गाया जा रहा है, या अगीत की इंपॉर्टेंस ज्यादा है जो उस गीत को महसूस करते हुए सुना जा रहा है? तो इस कविता के अंदर उन्हीं चीजों के बारे में यहां पर बताया है। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में यहां पर कवि परिचय भी दिया। कवि परिचय में जैसा कि यहां लिखा हुआ है, कवि परिचय में जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर, जन्म उनका 1908 ईस्वी में हुआ। और रामधारी सिंह दिनकर, किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता के माध्यम से कहा, तो उसका पाठ प्रवेश यहां पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ, यहां प्रति शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां प्रकृति के लिए आया हुआ है कि नेचर की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव रूप से चित्रण किया है कि जीव जंतुओं के प्रति मनुष्य का किस प्रकार का प्रेम होता है, मानवीय राग, मनुष्यत्व का राग किस प्रकार से है, और उस प्रेम को बिल्कुल सजीव रूप में चित्रित करने का काम रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता के माध्यम से किया है। कवि को कहीं नदी के बहाव में गीत का जन्म होता हुआ जान पड़ता है। यहां पर 3 प्रकार की चीजें बताई है। पहली चीज नदी का बहाव, यहां पहली चीज में बताया गया नदी का बहाव, तो नदी के बहाव को यहां पर गीत की संज्ञा दी है। इसी प्रकार से दूसरा उन्होंने कहा शुक के द्वारा गाया जाने वाला गीत, यह भी किसका प्रतीक हुआ? यह भी गीत का प्रतीक हुआ। और तीसरे नंबर पर प्रेमी के द्वारा गाया जाने वाला आल्हा गीत, यह भी हमारे गीत का प्रतीक हुआ। इस प्रकार से गीत को 3 अलग अलग उदाहरणों से यहां पर संबोधित करने का प्रयास किया है। कहीं शुक और शुकी के नामक पक्षी के कार्यकलापों में गीत का स्वर सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। और जब एक लोकगीत को गाता हुआ प्रेमी गीत गान में निमग्न दिखाई देता है, कवि का मानना है कि गुलाब, अब इसी प्रकार से जो 3 चीजें उन्होंने स्पष्ट की थी गीत के लिए, उसी प्रकार से इन्हीं 3 चीजों को उन्होंने, पहला उन्होंने लिया गुलाब का फूल जो कि अगीत को संबोधित करता है। इसी प्रकार से शुकी जो मादा तोता है, ये मादा तोता जो कि शुक के द्वारा गाए हुए गीत को सुनता रहता है लेकिन वो भी अपना कर्तव्य पालन करता हुआ दिखाई देता है, वो लगातार अपने परिवार की देखभाल करता हुआ दिखाई देता है। और तीसरे रूप में प्रेमिका के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो गीत को महसूस किया जा रहा है, ये तीनों चीज जो है वो अगीत के प्रतीक हैं। तो गीत का निर्माण भले ही ना किया हो, लेकिन गीत गान भले ही ना कर रहे हो, परंतु दरअसल वहां गीत का निर्माण
और गान भी हो रहा है, यह अप्रत्यक्ष रूप से हमें महसूस होता है। प्रस्तुत कविता में कवि यही प्रश्न बार बार करने का प्रयास कर रहा है, वो पाठकों से इन्हीं सब चीजों के बारे में कहने का प्रयास कर रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत जो प्रत्यक्ष रूप में गाया जा रहा है, क्या ये सुंदर है, या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत जो है, जो महसूस किया जा रहा है, जो एक्सपीरियंस के रूप में वो जो मन ही मन मंत्रमुग्ध होकर के सुनाई दे रहा है, क्या वो अगीत सुंदर है। तो इसी प्रश्न के साथ उन्होंने एक छोटी सी कविता के माध्यम से इन सब चीजों का वर्णन किया। गीत अगीत का पाठ का सारांश हम देख लेते हैं एक बार। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति ममत्व, मानवीय राग, प्रेम भाव का सजीव चित्रण किया है। कविता के प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। कवि कहता है कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख को दुखी होते हुए शायद उस पानी के अभाव में कलकल की स्वर में कुछ कहने का प्रयास कर रही हो। दूसरे पल वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहने का प्रयास कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप खड़ा सोच रहा है, मन ही मन सोच रहा है। यदि भगवान ने उसे बोलने के स्वर दिए होते तो शायद वह भी संसार के लोगों को अपने इन तमाम इच्छाओं को पूरा करने के बारे में बता पाता। वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। कविता के दूसरे भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है, जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रह रही है, अर्थात उसकी देखभाल कर रही है, अपने अंडों की, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें, वो वसंती किरण पत्तों से छनती हुई आती है, तोते के पंखे का स्पर्श कर तोता गाने गाने लगता है। उसका गाना सुन करके उसी की पत्नी, उसी की मादा तोता गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है, अपने बच्चों की देखभाल में लिपट करके रह जाता है। वह बोलकर भी नहीं बोल पाती और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। इस प्रकार से दो चीजें इसमें अब तक स्पष्ट हुई। तीसरा देखते हैं, मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है। कविता के तीसरे भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ दिखाई देता है कि दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी जो है शाम के समय प्रकृति की सुंदरता को देख करके आला नामक गीत गाने लगता है, उसी प्रकार कोई लोकगीत गाता है और उस गाने को सुनकर के प्रेमिका अपने घर से वन की ओर खिंच चली आती है। चोरी से छुप छुप करके अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन ही मन सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनी। काश वो इस वाक्य की कोई ना कोई पंक्ति होती, कोई शब्द होता। वो सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गाया सकने वाला, केवल महसूस किया जाने वाला गीत सुंदर है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी दी हुई है। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विदाता, अपने पतझड़ ऋतु के सपनों का मैं भी गीत तुम्हें सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इस कविता में साफ तौर पर कहा कि नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, कवि ने उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि नदी किसी के बिछड़ने का दुख अपने किनारों से कहने का प्रयास कर रही हो, और किनारों पर जो गुलाब का फूल पाटल जो मूक रूप में खड़ा है, वो उसके उस बात को, दुख को कम करने के लिए सुन तो लेता है, लेकिन वह कह रहा है, मन ही मन सोचता है कि काश विधाता ने मुझे भी बोलने के स्वर दिए होते, ताकि मैं भी अपने किसी न किसी प्रयत्न के माध्यम से इन तमाम दुखों के बारे में कह पाता, तमाम दुखों के बारे में सुना पाता, ताकि मेरे भी दुख दर्द दूसरे लोगों को मालूम होते। ऐसा उन्होंने कहने का
प्रयास किया कि अगर उसको बोलने की शक्ति दी होती तो शायद पतझड़ ऋतु में प्रकृति को क्या क्या नुकसान होता है, विशेषकर पेड़ पौधों को क्या क्या नुकसान होता है, इन तमाम चीजों के बारे में मैं भी आपको बताने का प्रयास करता। इसके बाद दूसरा दिया काव्यांश के अंदर, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती, गाता शुक उस किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। कितनी अच्छी बात कही है कि एक तो जो शुक जो है वो पंखों को फैला करके जैसे ही किरण बसंती उसके ऊपर गिरती है, उसके मुख से कोयल की आवाज में कुछ न कुछ स्वर निकलने लगते। वहीं दूसरी ओर शुकी घोंसले में बैठी हुई अपने अंडे को देखभाल कर रही है, अपने बच्चों का देखभाल कर रही है, लेकिन शुकी भी गाना चाहती है। उसके स्वर स्नेह में यानी उस शुक के प्यार में लिपट करके रह जाते हैं। एक तरफ शुक का स्वर पूरे वन में गूंज रहा है, लेकिन दूसरा शुकी जो है वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है, वो भी बोलना चाहती है, लेकिन इस समय वो भी अपने कर्तव्य पालन के लिए लगी हुई है। तो अर्थात इसीलिए उन्होंने कहा, बताइए गीत और अगीत में से कौन सुंदर हुआ। एक जो गीत सबके सामने गाया जा रहा है, संपूर्ण वन में गूंज रहा है, या वो सुंदर है, या जो अपने प्रतिज्ञा अपने कर्तव्य को निभाती हुई जो शुकी घोंसले में बैठ करके अपने अंडों का देखभाल कर रही है, क्या वह चीज अत्यंत सुंदर है। इस प्रकार से उन्होंने यहां इसमें बताने का प्रयास किया। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। अब कुछ प्रश्नोत्तर पे बात कर लेते हैं कि नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो लिखा हुआ है वही लाइन कि देते ईश्वर यदि मुझे विधाता, आपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। कि जब नदी अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहने का प्रयास करती है, तो किनारे पर एक गुलाब का फूल सोचने लगता है कि यदि परमात्मा ने या ईश्वर ने उसे बोलने की शक्ति दी हुई होती तो वह भी अपने सपनों के गीतों को सबको सुनाने का प्रयास करता। इससे संबंधित पंक्तियां पाठ्यक्रम में हमने पहले स्टार्टिंग में कहा, यहां दी हुई है कि यदि ईश्वर मुझे विधाता देते तो मैं भी पतझड़ ऋतु में जो प्रकृति को नुकसान होता है उस नुकसान के बारे में संसार के व्यक्तियों को बता पाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनती हुई आती है, तोते के पंखों को स्पर्श करती तो तक गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर के मादा भी गाना चाहती है, घोंसले में बैठी हुई शुकी भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और दूसरा अपने बच्चों के प्यार में लिपट कर रह जाता है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है, इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही, लेकिन मंत्रमुग्ध हो रही है। अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए कटिबद्ध है। तीसरा, प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमी की क्या इच्छा होती है। जब आला नामक गीत प्रेमी के रूप में निकलता है, प्रेमी जब गाता है तो प्रेमिका अपने घर से वन की ओर खिंची चली आती है और चोरी से छुप छुप करके अपने प्रेमी के गाना को सुनती है। मन ही मन सोचती है काश इस गीत का वो भी कोई हिस्सा होती, या इस गीत की कोई ना कोई पंक्ति के रूप में या शब्द या पद के रूप में वो वहां पर होती, तो शायद मेरा भी उद्धार हो जाता। तो यहाँ प्रेमी जो है, या हम कह सकते हैं भगवान कृष्ण का प्रतीक। प्रेमी किसका प्रतीक हुआ, यहां पर ये भगवान कृष्ण का प्रतीक हुआ। और यहाँ प्रेमिका जो शब्द दिया है, ये प्रेमिका शब्द राधा के लिए कहा गया है, जो कि प्रेमिका का यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। कविता के प्रथम छंद में नदी के बहने से जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका कवि ने बड़े मनोहारी, मन को आकर्षित करने वाला वर्णन किया है। पहला कहा, नदी विरह के गीत गाती हुई बड़ी तेजी के साथ बह रही है। ऐसा लगता है कि जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी के साथ बह रही हो। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहने का प्रयास कर रही हो।
कवि कहता है कि किनारे के पास में ये गुलाब का फूल चुपचाप ये सब देख रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि काश भगवान ने उसे भी बोलने का साहस दिया होता, वह पराक्रम दिया होता, वो कैपेबिलिटी दी होती, तो शायद वो भी लोगों को, संसार के व्यक्तियों को पतझड़ ऋतु के अंदर क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या दुख होता है, किस प्रकार से प्रकृति बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनके दुखों को यहां पर वो बता पाता। प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या बताइए कि प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षियों का बहुत गहरा संबंध होता है। पशु पक्षी प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते, प्रकृति ही उन्हें आवास प्रदान करती है, इसलिए निश्चित तौर पर नेचर का पशु पक्षियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। मनुष्यों को प्रकृति के किस रूप में आंदोलित करती है, यहां पर मानवीयकरण की बातें बताने का प्रयास किया कि यहां पर मनुष्य किसी कलकल की बहती हुई नदी को देखता है, उसके संगीत में खो जाता है। जब मनुष्य हल्की बारिश को देखता है तो उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहता है, और जब तेज तूफान आता है तो उससे बचने का प्रयास करता है। तीनों ही रूप में मनुष्य अलग अलग रूप को आंदोलित करता हुआ दिखाई देता है। सभी कुछ गीत है या अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है या गीत होता है। तो यह स्पष्ट करना है, जब हमारी भावना हमारे होठों पर लयबद्ध तरीके से बाहर आती है। बहुत अच्छा आंसर दिया है कि जब हमारे इमोशंस, हमारे सोचने समझने का साहस जब किसी संगीतबद्ध तरीके से हमारे सामने आता है तो उसको हम अगीत कहेंगे। जो बिल्कुल एक्सप्रेस रूप में हमारे सामने उपस्थित हो गया हो, जिसका स्वर हम सुन पा रहे हैं। जब कोई भावना अंदर ही अंदर बहती है, बोलने का मादा भी होता है लेकिन बोल नहीं पाते, उसे अगीत कहेंगे। कभी कभी अगीत भी गीत बनकर स्फुटित यानी प्रकट हो जाता है, और प्रकृति के द्वारा किए गए शब्दों से कवि भी हैरान है और समझ नहीं पा रहा कि कवि की भावनाएं जो गीत बनकर बाहर आई है वह सुंदर है, या प्रकृति के बिना शब्दों को मन ही मन महसूस करना वह संगीत सुंदर है। अगला प्रश्न 8वां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत अगीत का केंद्रीय भाव। एक तरफ गीत के हमें तीनों एग्जाम्पल, दूसरी तरफ अगीत के तीनों एग्जाम्पल, और एक नर तोते का मादा तोते के साथ कंपेयर करना है। नदी के बहता हुआ पानी को गुलाब के समकक्ष तुलना करनी है, और प्रेमी के द्वारा जो आला नामक गीत गा रहा है उसको हमें प्रेमिका के रूप में मंत्रमुग्ध होना बताना है। यही इस गीत और अगीत पाठ का केंद्रीय भाव है। इनकी तुलना करते हुए हम निश्चित तौर पर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो आगे आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को रेजोनेंस परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।